निष्कर्षित धातुओं से जो हमें मेटल प्राप्त होते हैं तो उनमें क्या होता है 95% तक वो प्योर होते हैं, बाकी 5% तक उनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो अगर अशुद्धियों की बात करें तो अशुद्धियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो धातुएं ही होती हैं। ठीक है, माना है कि कॉपर हम ले रहे हैं तो कॉपर में जो है गोल्ड वो क्या हो गया, अशुद्धि हो गई है ना, या सिल्वर उसमें हो जाता है तो वो भी अशुद्धि हो गई। ठीक है, तो वैसे और दूसरी जो धातुएं होती हैं उनमें जैसे कार्बन जो होता है मुख्य रूप से ये अशुद्धि के रूप में होता है। दूसरा क्या होता है, सिलिकॉन हो गया और फास्फोरस हो गया, है ना। तो इस तरह की ये सब क्या हैं, अशुद्धियाँ रहती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो उनको हम आगे उनको और ज़्यादा प्योर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन मेथड अपनाते हैं। अब जो होता है धातुओं से के निष्कर्षण के बाद जो धातु हमें मिलती है तो वो उससे भले ही उससे बहुत सारी हमने अशुद्धियाँ हमने दूर कर ली होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अशुद्धियाँ बाकी रहती हैं। ठीक है, तो 100% उसे शुद्ध करने के लिए जो है हम फिर आगे एक प्रोसेस अपनाते हैं, तीसरा स्टेप होता है जो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल्स। ठीक है, तो क्रूड का मतलब क्या होता है, अशुद्ध कच्चा जो धातु होती है जो हमें निष्कर्षण से जो मिलती है वो होती है। ठीक है, प्योरिफिकेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे शोधन। ठीक है, शोधन, इसका एक दूसरा नाम भी होता है रिफाइनिंग। ठीक है, शुद्ध करना, रिफाइन करना। ठीक है, री मतलब दोबारा से, फाइन मतलब सूक्ष्म तरीके से उसे शुद्ध करना, जो मेटल हमारा क्रूड मेटल है उसको शुद्ध करना। ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन से तरीके आ जाते हैं, वैसे किताब में जो है हमें विद्युत अपघटन प्रमुख रूप से जो है दिया गया, और ये क्योंकि ये प्रमुख तरीका होता है क्रूड मेटल्स के प्योरिफिकेशन के लिए, लेकिन कुछ और भी जो मेथड होते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूंगा, थोड़ा एक थोड़ी सी जानकारी। तो इसमें एक होता है लिक्वेशन। ठीक है, एक मेथड इसमें होता है लिक्वेशन। तो लिक्वेशन में क्या होता है, हम जो क्रूड मेटल हमने लिया है उसको गला के, है ना, या गलित अवस्था में है तो उसे हम क्या करते हैं, बस एक ऐसे बर्तन में हम उसे रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसे एक बहाते हैं, एक जो ढलवी एक जो ढलवा जो एक ढलवे मार्ग से जो है हम उसे बहाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो धातु होती है पिघली हुई अवस्था में वो क्या हो जाती है, वो अलग हो जाती है, और जो उसमें जो भारी अशुद्धियाँ होती हैं या भारी धातुएं जो होती हैं वो क्या है, नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, तो ये तरीका हम अपनाते हैं और इस तरह से जो है हमें शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगला मेथड जो है इसमें है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, क्रूड मेटल्स में जब क्या होती हैं, दूसरी और धातुएं भी होती हैं, है ना, जिनका क्वथनांक और क्रूड मेटल, है ना, जो हमें चाहिए उसका क्वथनांक, उन दोनों के क्वथनांकों में क्या होता है, जब अंतर होता है। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, उस धातु को अलग करते हैं ना। इसमें क्या होता है, एक बर्तन में जो है उस क्रूड मेटल को लिया जाता है और फिर उसे गर्म किया जाता है ना, और फिर गर्म करने के बाद
जो जिसका क्वथनांक कम होता है, तो वो क्या होता है, पहले ही वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है। वाष्प अवस्था में बदल के वो क्या होता है, दूसरे बर्तन में आ जाता है ना, फिर उसे कंडेंस करके हम दोबारा द्रव अवस्था में हम उसे ले लेते हैं। दूसरे जो मेटल होते हैं इम्प्योरिटीज़ के रूप में, तो वो क्या होते हैं, फिर इस इधर बर्तन में ही वो रह जाते हैं। क्या करते हैं, इसमें जो है सामान्य आसवन का उपयोग करते हैं, है ना। आसवन, डिस्टिलेशन मतलब आसवन, है ना। जनरल डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। तो जनरल डिस्टिलेशन क्या होता है, जब क्या होता है, दो ठोस हैं या दो द्रव हैं, है ना, उनके बीच का जो क्वथनांकों का जो अंतर है, ठीक है। क्वथनांक मतलब वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, गैस अवस्था में बदलने लगता है। तो जब क्वथनांकों का अंतर जिनका 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, सामान्य डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो कि अयस्कों से जब हम लेते हैं क्रूड मेटल को, ठीक है, निष्कर्षण के बाद जो क्रूड मेटल आता है, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उनके बीच में और जो मेटल जो हमें चाहिए उनके बीच में अक्सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, उनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का अंतर होता है। तो सामान्य डिस्टिलेशन भी हम यहाँ पे अपनाते हैं ना। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अगर क्वथनांकों का अंतर है, ठीक है, तो तब उसे अपनाया जाता है। तो यहाँ पे हम सामान्य डिस्टिलेशन को अपनाते हैं। इसके बाद जो है तीसरा मेथड इसमें आता है, जो डिस्टिलेशन है ये जिंक और मरकरी और कैडमियम, इन तीनों के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक। अब इसमें अगला है वोलेटाइल फेज मेथड। तो ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि उनको जो है हम पहले वोलेटाइल फॉर्म में लाते हैं। वोलेटाइल मतलब वाष्पशील होती हैं बहुत ज़्यादा, जो, ठीक है, थोड़ी सी गर्मी से ही जो है वाष्प में बदल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बदलते हैं। इसका उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि निकिल धातु के शोधन के लिए निकिल धातु में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को हम प्रवाहित करते हैं, गर्म होती है जो 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसे गर्म करते हैं, जिससे हमें एक अस्थाई वोलेटाइल कंपाउंड प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये जो है फिर से क्या है, वाष्प, ये वाष्प है, वाष्प को फिर हम इकट्ठा करके से ठंडा कर देते हैं, है ना। ठंडा करने के बाद ये तुरंत क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। सॉलिड फॉर्म में आने के बाद फिर इसे गर्म करते हैं 470 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो फिर ये वापस से निकिल अलग हो जाती है इससे, और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, इधर भी वही उधर भी वही। अंतर ये होता है कि यहाँ पे जो निकिल होता है अकेला नहीं होता है, इसमें और दूसरी धातुएं भी होती हैं, है ना। तो वो धातुएं क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं या रह जाती हैं, ठीक है। वो धातुएं अलग रह जाती हैं। निकिल जो है हमें अलग दूसरी जगह, दूसरे बर्तन में हमें वो मिल जाता है। अब चौथा इसमें एक आता है जोनल रिफाइनिंग, ठीक है। तो जोनल रिफाइनिंग ये क्या होता है, तो इसमें एक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है कि जो धातुएं होती हैं उनमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ सॉलिड फॉर्म में कम सोल्यूबल होती हैं और मेल्टिंग फॉर्म में ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। इसका मतलब कि जैसे कि धातु A है, ठीक है, और ये धातु B है, ये क्या है, ये एक इम्प्योरिटी है,
तो जब क्या हमने निष्कर्षण किया होगा तो ये पिघली अवस्था में एक दूसरे में मिल रखी होंगी, है ना। तो अभी जैसे ये सॉलिड फॉर्म में दोनों ये मिली हुई हैं, तो अभी क्या होता है, जो बी इम्प्योरिटी है ये जब सॉलिड फॉर्म में ये कम सोल्यूबल होगी और मोल्टन फॉर्म में ये ज़्यादा सोल्यूबल होगी। यानी तो इसका सिद्धांत ये होता है कि अशुद्धियों की जो विलेयता होती है वो धातु की ठोस अवस्था की तुलना में उसकी गलित अवस्था में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको जब हम समझते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारी धातु है जिसे हमें प्योर करना है, तो उसकी रॉड को हम ले लेते हैं इस तरह से, और एक तापक होता है, ठीक है। तापक का मतलब एक हीटर होता है, क्या करता है, इसको पिघला सकता है। इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है कि ये जो इस रॉड को ये पिघला सकता है। तो ये क्या होता है, गतिशील होता है ना। रॉड अपनी जगह पे रहती है और ये तापक जो होता है ये गतिशील होता है। तो ये तापक जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जिस जोन के ऊपर होगा, जोन मतलब क्षेत्र, तो तापक जो है जिस जगह पे क्या है वो उपस्थित होगा तो वो उस जगह को क्या होगा, एक जोन कहेंगे, ठीक है। और उस जोन को, उस जगह को वो क्या करेगा, रिफ़ाइन करेगा, प्योर करेगा। तो इसलिए इसे जोनल रिफ़ाइन कहते हैं। तो कैसे करेगा, इसमें जब ये जैसे ये इस जगह के ऊपर है ना, रॉड के ये इस क्षेत्र के ऊपर है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको पिघला देगा, ठीक है। इतना हिस्सा जो है पिघल जाएगा। तो पिघलने के बाद क्या होगा, यह पिघल गया। अभी इसमें जो है, जो धातु है जो हमारी, जो हमें चाहिए वो भी पिघली हुई अवस्था में है, और जो अशुद्धियाँ हैं, जो अशुद्ध धातु है वो भी पिघली हुई अवस्था में है, ठीक है। तो अब जब ये थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है, ये जब थोड़ा सा आगे जाएगा तो क्या होगा, अब ये हिस्सा जो है वो पिघलने लगेगा और ये हिस्सा जो है ठंडा हो जाएगा। ठंडा होते ही क्या होगा, जो धातु होगी जो हमारी, जो हमें चाहिए वो धातु क्या है, रिक्रिस्टलाइज हो जाएगी, है ना। यानी कि वो ठंडी होकर वो जमना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो क्या करेंगी, वो इधर आ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे जैसे ये आगे जाएगा तापक, है ना, और जैसे जैसे वो जिस जोन में वो जाता रहेगा वो वहाँ पिघलते धातु जो है वो पिघलती रहेगी। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पीछे सॉलिड में ना रह के वो क्या होगी, वो उस पिघले हुए क्षेत्र में वो आती रहेंगी, ठीक है ना। क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा विलय नहीं होती हैं, वो कहाँ जाना चाहती हैं, जहाँ पिघली हुई धातु होगी, है ना। तो वो वहाँ वो ज़्यादा क्या है, घुलने की कोशिश करती हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे ये तापक जहाँ जहाँ ये आगे जाता है वहाँ पे वो धातु उस जोन में क्या है, वो धातु पिघलती रहती है। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं पीछे की, जो सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी क्या है, उस पिघली हुई धातु में वो आती रहती हैं, और पीछे का जो हिस्सा होता है वो ठंडा होके वो जमने लगता है, ठीक है ना। तो क्योंकि पीछे का हिस्सा वो सॉलिड फॉर्म में है तो वहाँ वो इम्प्योरिटीज़ नहीं रहती हैं, ठीक है। वो कहाँ रहती हैं, जहाँ गलित जोन होता है धातु का। तो इस तरह से फिर क्या होता है, जब ये यहाँ कोने पे पहुँच जाता है, जब ये सर्कल यहाँ कोने पे पहुँच जाता है तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, यहाँ पे सारी जो इम्प्योर धातुएँ होती हैं वो सारी यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। इसी तरह से फिर ये तापक ऐसे घूमता रहता है, बार बार ये घूमता रहता है ना। और जितनी इम्प्योरिटीज़ जो बची कुची हैं वो सारी क्या होती हैं, कॉर्नर पे वो आती रहती हैं। लास्ट में क्या करते हैं, हम इसको काट देते हैं, ठीक है, इसको काट देते हैं इस तरह से, है ना। तो रॉड फिर उसके बाद हमें थोड़ी छोटी रॉड हमें मिलती है ना। ज़्यादा छोटी तो नहीं मिलती क्योंकि इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 5% रहती हैं। तो इस तरह से वो हमें मिल जाती हैं और इम्प्योरिटीज़ को हम ऐसे किनारे से काट देते हैं। तो इसको कहते हैं जोनल रिफाइनिंग, क्योंकि ठीक है, तो हर जोन की क्या करता है, ये एक जोन को गला के फिर उसकी क्या करता है, रिफाइनिंग करता है,
तो इसलिए इसे जोनल रिफाइनिंग कहते हैं। यह एक प्योरीफिकेशन की एक मॉडर्न टेक्निक है।